जय हिंद दोस्तों। तो आज हम अपनी विषय वस्तु को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो है कल 3.4 से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने विलोपन विधि को सीखा था। विलोपन विधि बहुत ही आसान विधि थी, जिसमें आपने कुछ प्रश्नों को हल भी किया होगा। तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप जो है ध्यानपूर्वक आज भी जो पढ़ाया जाएगा उसको झेलते हुए ध्यान लगा के पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि आपको ये बता दिया जाए कि 3.5 से क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, अब हम आज जो हम हल करेंगे वो हमारा सवाल जो होने वाला है एक्सरसाइज 3.5। बोलो कहाँ रह गया? रखो। तो 3.5 में बोला है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो आज आपको सीखना है वज्र गुणन विधि, और जो आज वज्र गुणन विधि नहीं सीखा वो क्या सीखा? बस बात वही है, जो आज वज्र गुणन विधि नहीं सीखा वो क्या सीखा। तो आपको जो है वज्र गुणन विधि आज सीख के जाना है, ठीक है? हम यही आपसे अपेक्षा करते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज 3.5। तो एक्सरसाइज जो 3.5 है ना, पहले बोला है, पहले का पहला कि x माइनस 3y और -3 बराबर में 0, समीकरण 1, और 3x माइनस 9y और -2 बराबर 0। अब आप इसे देख रहे हैं, अब आपको देख के क्या लगता है पहले क्या बोला है? तो प्रश्नों में सबसे पहले आपको देखना है कि किसका एक हल है, किसका अनेक हल है और किसका कोई हल नहीं है। यदि उसका कोई हल है तो उसे वज्र गुणन विधि द्वारा बनाना है, ध्यान रहे। तो हम आपको पहले बता देते हैं वज्र गुणन विधि बनता कैसे है। वज्र गुणन विधि है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, समीकरण 1 के लिए आप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 कहते हैं। सेकेंड की इसके लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 कहते हैं, बराबर में 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 को इसी तरीके से डोनेट किया जाता है। समीकरण 1 में आप ध्यान से देखिए, a1 है, b1 है, c1 है। तो बेसिकली आपको करना यह है कि सबसे पहले ऊपर में x लिख लेना है। वज्र गुणन विधि बनाने का तरीका यही है, x वाले भाग को पहले लिख लेना है और इसको इसे छिपा लेना है, ठीक है? इसको इसे छिपा लेना है और क्या करना है कि तिरछा तिरछी गुना करना है। तिरछा तिरछी ऐसा ऐसी गुना करके फिर माइनस करके ऐसा ऐसी गुना कर देना है। ये हो गया आपका पहला शुरुआत, ठीक है? तो पहले क्या होगा, b1 c2, क्या कीजिएगा, b1 c2 माइनस c1 b2 माइनस c1 b2, बीच में किसका निशान? बराबर का। अब हम आएंगे किसके पास? y के पास। कहेंगे y तुम अब यहाँ रहो। अब y वाले को छिपा देंगे, y वाले को छिपा देंगे, फिर से तिरछा तिरछी गुना। तो a1 c2 माइनस c1 a2 माइनस c1 a2, फिर से बराबर का निशान। फिर अब यहाँ गुणांक के जगह 1 ले लेंगे, इसको छिपा लेंगे। तो a1 b2 और माइनस b1 a2 माइनस b1 माइनस में b1 a2। ये रहा आपका फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला पे वज्र गुणन बनेगा। बहुत सारा
जो है जगह पे आप देखेंगे कि डायरेक्ट फार्मूला लिखा होता है तो आपको समझ में नहीं आता है कि किया कैसे। तो हम पहले आपको फार्मूला ही बनाना सिखा दिए है कि नहीं है। तो अब आपको बेसिकली करना क्या है कि x वाले को ऊपर लिखना है ना जी, b1c2 माइनस में c1b2। y वाले को ऊपर लिखना है a1c2 और c1a2, ये हो गया। और यहाँ पे फिर संख्या वाले को लिखना है a1b2 माइनस b1a2। चलिए, तो ये हो गया फॉर्मूला। अगर इस समीकरण का कोई भी हल होगा तब तो हम इसको वज्र गुणन विधि द्वारा बनाएंगे, और अगर कोई हल नहीं होगा तो इसको वज्र गुणन विधि द्वारा नहीं बनाएंगे। कोई अगर हल नहीं होगा तो, क्योंकि प्रश्न यही बोला है कि अगर कोई हल है तब बनाइए। तो पहले तो हम a1 b1 c1 चुनेंगे जी। तो a1 है कितना x, b1 है कितना -3, c1 भी कितना है -3, हो गया। a2 कितना है जी 3 है, 3। अरे भाई गुणांक होता है ना ये। b2 कितना है जी -9, c2 कितना है जी -2। तो अब आप a1 बटा a2 करके b1 बटा b2 करके c1 बटा c2 करके देखिए क्या इसका एक हल है, अनेक हल है, या कोई हल नहीं है। तो देखिए यहाँ से तो आ गया 1/3, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ 3 एकम 3, 3 3 के 9, तो यहाँ भी आ जाएगा 1/3, लेकिन नॉट इक्वल -3 बटा में -2। तो इसका तो कोई हल नहीं हुआ, तो इसको तो वज्र गुणन विधि द्वारा बनाएंगे ही नहीं, छोड़ देंगे, क्योंकि सवाल यही कहा है। तो इसका कोई हल होगा, पहले ही ये छट गया। तो अब हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं। तो मेरे पास है 2x प्लस y बराबर 5। अगले को देखते हैं 3x प्लस 2y बराबर 8। दरवाज़ा लगा दीजिए। जो लोग बाहर हैं उन्हें आवाज़ दे दीजिए कि वो चले जाएं घर। मत खोलिए, मत खोलिए, बंद कीजिए। ठीक है, बस छोड़ दीजिए। चलिए, फिर से हमें यहाँ वही काम करेंगे, लेकिन पहले क्या करेंगे कि माइनस जो इधर बराबर में जो +5 है उसको इधर ले आएंगे, -5 में कर लेंगे। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 2x प्लस y माइनस 5 बराबर में 0 लिख सकते हैं ना जी। इसको लिख सकते हैं 3x प्लस में 2y और माइनस में 8 बराबर में 0। अब a1 b1 c1 चुनिए, मजा आएगा। a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -8। अब देखिए यहाँ से 2/3 1/2, तो पहले ही हो गया कि एक हल होगा, पहले ही हो गया कि एक हल होगा। तो एक हल होगा तो भाई आएंगे ना फार्मूला पे, चुपचाप यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे वज्र गुणन विधि द्वारा। वज्र गुणन की विधि कहती है कि x वाले को लिखिए, मतलब x वाले को अगर नीचे में लिखना है तो क्या लिखेंगे x वाले के नीचे। तो ये x वाला है तो इसको छिपाएंगे ना जी, तो इसको छिपाएंगे ना। तो b1 गुना c2 तो -8 है का -8। हालांकि पहली दफ़ा है ये प्रश्न, हम पहली दफ़ा बना रहे हैं, तो एकदम जो मुखड़ा यहाँ देख रहे हैं वही मुखड़ा यहाँ उतारेंगे। तो क्या बोल रहा है b1 c2, तो b1 कितना 1, c2 कितना -8, और सूत्र से और क्या बोल रहा है c1 गुना b2, तो c1 कितना है -5, और गुना में b2 कितना है 2, है ना जी, हैं। चलिए बराबर। अब y के बटा में क्या लिखना है बताइए तो जल्दी से। a1 c2, a1 कितना 2, c2 कितना -8, फॉर्मूला से माइनस c1 a2, c1 कितना -5, a2 कितना 3, चलो बराबर है ना। अब एक के बटा में क्या रहेगा a1 b2, तो a1 कितना 2, b2 कितना 2, माइनस फार्मूला से फिर से b1 a2, b1 कितना 1 और a2 कितना 3, है ना जी। चलिए मान बैठाने आ गया, मान बैठा दिए। अब क्या करेंगे, एक लाइन सॉल्व करेंगे, एक लाइन में सब सॉल्व कर देंगे, ठीक है। कोशिश यही रहेगा मेरा। देखो -8 एकम -8, यहाँ से मिला क्या -8, फॉर्मूला से यहाँ क्या है -5 दूना के -10, माइनस से माइनस में गुना हो गया प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन समझ में आ गया। अरे भाई माइनस से माइनस में गुना होगा तो प्लस हो गया, 5 दूना के हो गया 10, चलो बराबर y का y।
8 दूना के -16, ठीक है, माइनस माइनस में गुना हुआ प्लस हो गया, 5 तिया 15 बराबर है, तो बराबर 1 के बटा में 2 दूना के माइनस में 3 और 3 कम 3 हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ तक आना चाहिए, ऐसा नहीं आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो एक लाइन हम बढ़ ही सकते हैं। तो देखिए फाइनल यहाँ देखिए, x के बटा में क्या होगा, 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2 बराबर, y के बटा में क्या होना चाहिए, 16 में से 15 गया माइनस, हाँ जी, तो -1 तो हम ऊपर ही ले लेंगे -1, कोई दिक्कत है, ऊपर ले लेंगे -1 हो जाएगा। और यहाँ बराबर में 1 बटा में 1 मतलब वही हो गया बात। अब तुमको यहाँ किसका मान निकालना है, x का ना, तो x को उठाओ संख्या के बराबर कर दो, फिर किसका मान निकालना है, y का ना, y को उठाओ संख्या के बराबर कर दो, आ गया आंसर, समझ में आ गया, यही है आंसर, समझ गए। देखो तो अब यहाँ करते हैं, चूंकि तो क्या करेंगे, x वाले को भी संख्या के बराबर, y वाले को भी संख्या के बराबर, तो यहाँ x वाला है x बटा में 2 और बराबर में कर देंगे 1 बटा में 1, इसलिए x बराबर हो जाएगा 2 कम 2। अब y वाले को देखो तो y बटा में -1, और यही तो बात है यार, इसलिए y बराबर -1 हो गया कि नहीं हो गया। वज्र गुणन ज़्यादा भारी था, कुछ भारी नहीं है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला बना लेना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला बना लेना है। जब तक आप अगर फॉर्मूला नहीं बनाते हैं तो आपका फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए अब हम आते हैं, यहीं से इतना महत्वपूर्ण सवाल पूछता है कि आप सोच नहीं सकते हैं, आदमी हल्के में ले लेता है। देखिए हम आपको बताते हैं, सवाल है दूसरा और दूसरा का पहला और दूसरा का दूसरा, ये 2 सवाल हम अभी आपके सामने बता रहे हैं। अगर एग्जाम में नहीं लड़ा तो आप कहिएगा, 2 सवाल में से एक सवाल लड़ेगा, 100% लड़ेगा। अभी हम जो बता रहे हैं, पहले एक बार फिर से इस विधि को जान लीजिए। x वाले के बटा में लिखना है तो x वाले को छिपा देना है, इसको गुना इसको गुना इसको माइनस में, ठीक है। सूत्र बना लेना है, सूत्र बनाने आ जाएगा। पहले इसको a1 b1 c1 a2 b2 c2 को लिख लेना है, फिर उसके बाद इसको लिख लेना है, सूत्र को लिख लेना है। सूत्र अगर मन में अगर याद करना है तो लिख सकते हैं, मन में भी याद कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ सुनो, अभी जो हम 2 सवाल बताने वाले हैं वो मैट्रिक के एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि हर बार पूछा है तो इस बार भी पूछना चाहिए। क्यों पूछना चाहिए? क्योंकि ऐसा सवाल है कि बच्चा उलझ जाता है, पहले बोल रहा है कुछ और लेकिन आपको समझ में ही नहीं आएगा। सवाल ये है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब कह रहा है आपसे कि ये जो समीकरण आप जो देख रहे हैं 2x + 3y बराबर में 7, और यहाँ देख रहे हैं a - b × x प्लस a + b × y, और बराबर में देख रहे हैं 3a + b और माइनस में 2। ये जो आप देख रहे हैं इसका अनेक हल है, पहले ही बता चुका है कि अनेक हल है, अनेक हल है ही। a1 बटा मतलब इसका a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 तीनों बराबर है, लेकिन आपको बताना है कि आखिर a और b की जगह यहाँ पे का होगा कि बराबर होगा। अब सवाल नहीं समझे तुम, यही कंफ्यूजन है, सवाल समझने में ही प्रॉब्लम है। अब हम तुमको कंडीशन बताते हैं। देखो यहाँ 2 है ना, मान लो कि यहाँ 3 है, मान लो कि यहाँ, तो इसका मतलब ठीक है यहाँ 2 है, यहाँ बटा में 3 है। या कोई ऐसी संख्या रखना है, कोई ऐसा संख्या रखना है जिससे इसका a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों आपस में बराबर हो। आई कहा है कि है, प्रश्न पहले ही कह दिया तुमको, अब है तो है, हमको क्या मतलब है कि नहीं है। अब प्रश्न कह दिया कि है तो मान लेना है कि है। तो अब बेसिकली हम करेंगे क्या, सुन लीजिए ध्यान से मेरी बात को। पहले तो हम क्या करेंगे कि ये जो बराबर में जो हमको 7 दिख रहा है उसको खींचेंगे पहले माइनस में, और इधर वाले को भी खींचेंगे इधर, ठीक है। तो जब हम इसको खींचेंगे चला, तो इसको खींचेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस में 3y माइनस में 7 बराबर में 0 हो गया। चलिए इसको खींचिए, तो ये हो जाएगा a - b × x प्लस में हो जाएगा a प्लस में b × y, और प्लस में 3 है तो इधर आके हो जाएगा -3a, माइनस में हो जाएगा b और प्लस में हो जाएगा 2 और बराबर में 0। अब आप a1 b1 c1 चुनिए, तो a1 मेरे पास हो जाएगा 2, जल्दी जल्दी बताइए, b1 हो जाएगा,
है ना, और C1 हो जाएगा माइनस। ठीक है, A2 देखिए, A2 देखिए, A2 क्या है, A माइनस बी। A2 इतना ही है भाई, A2 इतना ही है। B2 कितना है, B2 है A प्लस में B, और C2 है मेरे पास यहाँ से -3A माइनस बी और प्लस में 2। देखिए अगर आप करना चाहते हैं तो सबका इसका कॉमन लेके, सबका इसका माइनस कॉमन लेके, और यहाँ पे आप रख सकते हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, और ये काम हो जाएगा माइनस में। बात वही हुआ। ठीक है, प्रश्न क्या कहा है, पहले से ही इसका अनेक हल। तो हम कहेंगे इस सवाल से, ए जी तुम्हारा अनेक हल है, इसे हम पूछेंगे तुम्हारा अनेक हल है, तो इसको कहेंगे देखो तुम्हारा जब अनेक हल है ना, चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि प्रश्न से अनेक हल है, अनेक हल है, तो कह सकते हैं कि A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 के, और ये भी बराबर होगा C1 बटा, होगा कि नहीं होगा। तो जब हियाँ कहने में नहीं शर्मा रहे हैं तो हियों कहने में नहीं शर्माएंगे। सिंपल सी बात है कि हियाँ कहने में काहे शर्माएंगे, तो यहाँ भी नहीं शर्माएंगे। तो कहेंगे देखो तोरा वाला A1 बटा A2 कौन है जी, तो 2 बटा में A माइनस बी बराबर है 3 बटा में A प्लस बी के, और इहो बराबर है -7 बटा में -3A प्लस बी और -2 के बराबर है। अरे जो बात हम यहाँ कहें वही बात हम यहाँ कह दिए। तो भाई प्रॉब्लम क्या है, इसका माइनस से माइनस कट गया कि नहीं कट गया। अब सुनो, अब तुमको किसका मान निकालना है, A और B का, A का और B का। अभी हम तुमको बताए हैं कि जिसका भी मान निकालना हो चुपचाप उठा के संख्या वाले में गुना करो, चुपचाप उठा के संख्या वाले में गुना करो। मतलब ये जो तुम देख रहे हो ये वाला एरिया, ये x वाला है, ये जो तुम एरिया जो देख रहे हो ये y वाला है, और ये वाला जो तुम एरिया देख रहे हो ये संख्या वाला है। तो इसको भी इसके बराबर एक झुक दिखाएंगे, और इसको भी इसके बराबर में दिखाएंगे। बुझा गया, बस यही बात है। अब हम इसको करते हैं। देखिए यहाँ तक आप देख चुके हैं अच्छे से ना, अब हम इधर दिखते हैं। देखिए तो हम कहते हैं चूंकि x पक्ष समान करने पर, x पक्ष समान करने लिखेंगे, x पक्ष समान करने पर, तो x पक्ष कौन है जी मेरा, a बटा में, बल्कि 2 बटा में a माइनस बी, और किसके समान करेंगे, इसके 7 बटा में 3a प्लस बी माइनस 2, तिरछा तिरछी गुना, तो 3 दूना के 6a, और प्लस में 2 से b में करेंगे तो 2b, और माइनस में 2 दूना के 4, बराबर है बीच में तो बराबर। 7 से a में गुना करेंगे तो हो जाएगा 7a, और माइनस में हो जाएगा 7b। एरो का निशान देना नहीं भूलेंगे, याद रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पहले से क्या है 7a, यहाँ पहले से क्या है -7b, तो जो a और b वाले उनको इधर ढकेलेंगे और संख्या वाले को इधर ही रहने देंगे। तो देखिए वही बात हो गया कि पहले से मेरे पास यहाँ 7a था, और यहाँ पहले से मेरे पास 7b था। तो हम क्या किए कि इस प्लस 6a को इधर ले आए, तो माइनस में 6a हो गया, माइनस में 6a हो गया, और प्लस 2b को इधर लाए तो माइनस में 2b हो गया, और बराबर में -4 का -4 बच जाएगा। अब जो घटेगा उसको घटाएंगे, जो जुड़ेगा उसको जोड़ेंगे। तो देखो तो 7a में से 6a गया तो कै a बचा कि नहीं बचा। अब देखिए यहाँ पे सुनिए, तो 6a माइनस में e भी हो गया माइनस में, पहले से तो अच्छा b वाला है क्या जी, ना ठीक है, यहाँ b वाला है, यहाँ भी b है और यहाँ भी b है। अरे पहले से तो माइनस में 7b है ये था, तो 2b को जब प्लस से इन्हें ढकेलेंगे तो क्या में जाएगा, माइनस में जाएगा, माइनस में हो जाएगा 9b, और बराबर में -4, समीकरण 1। चलिए अब किसको हम बराबर करेंगे, y पक्ष को समान करने पर, y पक्ष को समान करने पर। तो y पक्ष क्या है मेरे पास, देखिए 3 बटा में a प्लस बी। अरे अब देखो लफड़ा का हो गया, पहले से तो मेरे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों था ही, लेकिन अब एक नया समीकरण प्राप्त हो गया। तो अब इसका नाम क्या दे देंगे, समीकरण 3 है ना। तो अब देखो 7 का 7, 3a प्लस में b और माइनस में 2 है ना। अब गुना कीजिए, 3 तरीके 9a है ना, प्लस में 3 से b में गुना किए तो 3b, और -3 दूना के 6,
7 से a में गुना किए तो 7a और प्लस में 7b हो गया कि नहीं हो गया? एरो का निशान दे दीजिए। पहले से 9a था प्लस में 3b पहले से था और माइनस में 6 को उधर ढकेलेंगे तो प्लस में 6 आ जाएगा, लेकिन ये प्लस में 7 इधर आके -7 है और प्लस में 7 भी इधर आके माइनस में। यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा। लास्ट स्टेप हम यहाँ लिख दें तो 9a में से 7a गया तो कै a बचा? 2a और माइनस में 7 में से 3 गया तो 4b बचा और बराबर में कितना बचा जी? 6। इक्वेशन 4। क्या लगा कि यहाँ से मान निकल जाएगा? अब तुमको फिर से इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हल करना है और यहाँ से निकलेगा a और b का मान। बुझा गया? ये तो तुमको झांसा दिखाया था कि लो 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 इसका अनेक हल होगा। लो कह दिया तुमसे कि अनेक हल होगा, लेकिन वो जान रहा था कि आगे जाके समीकरण फिर से बनेगा। अब तुमको इस समीकरण को हल करना है। देखो हम इतना ही दूर में हम हल कर लेंगे। देखो अब उस समीकरण को पकड़ो, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से। लेकिन समीकरण 3 और समीकरण 4 को आप किस विधि से बनाइएगा? विलोपन, प्रतिस्थापन कि वज्र गुणन, कौन विधि से बनाइएगा? वज्र गुणन से बना दिया जाए। चलिए वज्र गुणन से बनाते हैं, लेकिन ये मिटाना पड़ जाएगा। चलिए मिटाते हैं इसको। है यहां से इसको मिटा देते हैं हम, क्योंकि हमसे सवाल ये थोड़े पूछा है कि समीकरण क्या है। हमसे सवाल क्या पूछा है? a और b का वह मान बताइए जिसके लिए यह समीकरण का अनेक हल होगा। इस समीकरण का तो हम इसको बताएंगे कि देखो a और b के इस मान के लिए इसका अनेक हल होगा। देखो तो क्या है जी? समीकरण 3 एवं 4 से। तो समीकरण 3 क्या है? देखिए तो a माइनस 9b और बराबर में -4 है ना। और समीकरण 4 क्या है? तो 2a माइनस में 4b और बराबर में कितना है? 6 है कि नहीं है? चलिए अब यहाँ से चुनिए a1 कितना है? a1 कितना है? कुछ नहीं तो 1 है ना। b1 कितना है? माइनस में 9 और c1 कितना है? माइनस में 4। हालांकि अगर इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो इसको बदल दिया जाएगा समीकरण में थोड़ा सा। लो देखो इसको लिख सकते हैं a माइनस 9b और माइनस इधर 4 प्लस 4 बराबर में हो गया 0। इसको भी चेंज कीजिए तो 2a माइनस 4b और प्लस में हो जाएगा 6, नहीं माइनस में हो जाएगा ना, और बराबर में 0। अब चलो ठीक है, तो c1 बराबर हो जाएगा 4। a2 कितना है जी? 2। b2 कितना है जी? -4 और चलिए तो हम यहाँ से देखते हैं। अब वज्र गुणन विधि द्वारा इसको बनाना है तो पहले क्या लिखेंगे? a बटा में, फिर यहाँ लिखेंगे b बटा में, फिर लिखेंगे यहाँ 1 क्योंकि संख्या है ना जी। तो अब इसको बंद करेंगे और इसे से गुना करेंगे तो 9 चौका हो जाएगा 54 है, 9 छक्का 54, माइनस माइनस हो गया प्लस। चलिए अरे एक सूत्र, बल्कि एक माइनस सूत्र से, और 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा माइनस में ना 16 हो गया। वो अलग बात है कि बाद में क्या होगा, ठीक है उसको छोड़ दीजिए। चलिए b के पास आइए तो इसको छिपाना होगा ना, तो -6 कम -6 और 1 माइनस फॉर्मूला से और 4 दूना के 8। चलिए अब यहाँ इसके पास आइए, इसको छिपाइए तो -4 कम -4, 1 माइनस फॉर्मूला से -9 दूना के माइनस में 18। जल्दी से अब स्पीड में बनाते हैं, ठीक है बहुत हम लोग स्लो चल रहे हैं। तो a का a हो गया 54 और जब माइनस माइनस को गुना करके तो प्लस हो जाएगा 54 6 70 बटा में 54 6 60 और 10 70 बटा में कितना हो जाएगा 70, और b बटा में 8 6 माइनस में 14 और बराबर में 1 बटा में कितना हो जाएगा 14, 18 में से 4 गया 14, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब a वाले को निकालना है तो इसके बराबर में, b वाले को निकालना है तो इसके बराबर में। तो चुपचाप कहिए कि a पक्ष समान करने पर, तो a बटा में 70 को जब तुम बराबर करोगे 1 बटा में 14 के हैं तो 14 × 5 70 ऐसे ही कट गया है। जिसको नहीं बुझा रहा है वो वाला विधि, तो इसका a से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14a और बराबर में 70, तो a बराबर हो जाएगा 70 बटा में 14 और 14 5 70, a बराबर कितना आ गया 5। a बराबर आंसर कितना आ गया। अब निकालना है b को, तो b के लिए b पक्ष को बराबर कीजिए, तो b पक्ष को देखो यहाँ हम बराबर करते हैं, तो b बटा में -14 बराबर में 1 बटा में 14, तो 14 b बराबर में हो गया -14 और b बराबर हो गया -14 बटा में 14, 1 बार में कट गया -1, यानी कि b बराबर में कितना हो गया, यानी a का मान 5 और b का मान जब -1 होगा तब जाके जो समीकरण शुरू में हम लिखे थे उसका अनेक हल होगा।
अब बता, इतना लंबा सवाल में स्टूडेंट गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा? यहीं से उठाता है 5 नंबर, उठा देगा 5 नंबर, उठा देगा। देखना जाके कई बार पूछा है के ए और बी वाला। अच्छा नहीं पूछेगा 5 नंबर में तो एक तो पक्का है, वो 2 नंबर में पूछता है के किस मान के लिए, ये एकदम पक्का पूछेगा। हाँ पूछता है के किस मान के लिए, क्वेश्चन पेपर होता है ना भाई सबके पास। चलिए तो इसको समझ गए जी, ए और बी का मान निकालना। सबसे पहले क्या किए देखो सवाल, लेकिन एक तुमको हिंट जरूर देगा, सवाल एक हिंट तुमको जरूर देगा। वो हिंट कौन सा है? या तो कह देगा कि इसका पहले से इसका अनेक हल है, इसका एक हल है, इसका कोई हल नहीं है, ये पहले से तुमको दे देगा। ठीक है, पहले से दे देगा, क्योंकि वो जान रहा है कि बिना इसके नहीं बनेगा सवाल। चलिए इसको एक बार देख के और आराम से एकदम आप उतार लीजिएगा कॉपी में, है, और बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब हम चला आते हैं आगे, सुनो। अगला जो सवाल होने वाला है इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ई पूछे ना पूछे 5 नंबर में, लेकिन ये वाला 2 नंबर में पक्का पूछेगा। के किस मान के लिए वाला। तो बोला के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं का कंडीशन कब देखे हैं आप बताइए? कोई हल नहीं कब होता है? सुनिए, तो जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर तो होता है, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर, तो क्या दिक्कत है? हम इसको बराबर करके आंसर ले आएंगे, हैं, है कि नहीं है? तो क्या है जी, सुनिए, तो बोला है समीकरण 3x + y बराबर 1। समीकरण 2k - 1 इंटू एक्स, अरे यहाँ पे इंटू एक्स, और यहाँ प्लस में k - 1 इंटू वाई, और बराबर में 2k + 1 हो जाएगा। समीकरण को अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसका मान हो जाएगा 3x + y - 1 बराबर 0, और इसका हो जाएगा 2k - 1 इंटू एक्स प्लस k - 1 इंटू वाई, और बराबर यहाँ माइनस में हो जाएगा 2k + 1, है कि नहीं, और बराबर में 0। अब चुनिए a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो a1 बराबर हो जाएगा क्या आपके पास, कहाँ गया a1, कहाँ है 3, b1 कितना हो जाएगा 1, c1 कितना हो जाएगा -1, a2 कितना हो जाएगा x का गुणांक, तो 2k - 1, 2k - 1, b2 कितना हो जाएगा तो k - 1, और c2 कितना हो जाएगा तो -2k + 1। कहा है कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल। तो देखो चूंकि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो उस कंडीशन के लिए क्या सही होगा, a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 और नॉट इक्वल c1 बटा c2, है कि नहीं है? तो सुनिए, अब हम चुपचाप इसी पर बैठा देंगे। तो a1 मेरा कितना है 3 बटा में a2 कितना है 2k - 1, b1 मेरा कितना है 1, और b2 मेरा कितना है k - 1, है कि नहीं है? c2 को उठाइए c1 c2, तो माइनस हो जाएगा 1, और बटा में माइनस में हो जाएगा 2k + 1, माइनस से माइनस तो हो गया कैंसिल, लेकिन ई नॉट इक्वल है ना जी। तो अब देखिए भाई, जो बराबर नहीं हो तुम उसको काहे बराबर करोगे पहले से? तो तुम इसको बराबर करके के का मान निकाल दो। अरे यहाँ से तो कैसे निकालोगे, यहाँ से निकलेगा मुश्किल होगा, क्योंकि पहले है नॉट इक्वल, यहाँ पे क्या है नॉट इक्वल, तो तुम तो तब तो नॉट इक्वल वाला निकालोगे। तो इसको क्या करो कि ए पक्ष और बल्कि एक्स पक्ष और वाई पक्ष को समान कर दीजिए, एक्स पक्ष और वाई पक्ष समान करने पर, तो क्या है एक्स पक्ष 3 बटा में 2k - 1 बराबर 1 बटा में k - 1, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या आएगा 3k का 3k माइनस में 3, और बराबर में 2k का 2k और माइनस में 1, यही ना आएगा गुना जब करेंगे तो देखो एरो का निशान देते चले जाओ, 3k का 3k प्लस 2k इधर आएगा तो -2k, और पहले से उधर -1 है, और ये प्लस में 3 माइनस में 3 उधर गया तो प्लस में 3, और 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया तो खाली एगो k बचेगा, और 3 में से गया तो खाली क्या बचेगा। इसका मतलब k बराबर 2 के लिए इस समीकरण का कोई हल नहीं है। अगर यहाँ k का मान अगर हम खाली 2 रख दें तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो कह दीजिए कि अतः
के बराबर 2 के लिए, के बराबर 2 के लिए समीकरण का कोई हल नहीं है। बुझा गया? यही तो है बात भाई। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब हम बोलते हैं आपको एकदम 100 में 100% कि अब आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जो प्रश्न संख्या जो 4 है उसमें छात्रावास वाला एकदम इम्पॉर्टेंट सवाल है। छात्रावास जो रहता है, छात्रावास का जो किराया जो नियत रहता है छात्रावास में रहने का, भिन्न वाला दूसरा इम्पॉर्टेंट है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी राजमार्ग वाला बहुत कम सवाल पूछा है, यश ने एक टेस्ट मैच वाला बहुत कम सवाल पूछा है, तो इस सवाल को हम नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे अब आप समझिए। जो आपको जो एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट था आपको बता दिया गया, भिन्न वाला इम्पोर्टेंट था बता दिया गया, आयु वाला इम्पोर्टेंट था बता दिया गया, है ना? ठीक है, चल रहा है ना? अरे हमको शक रहता है भाई, बंद हो जाता है यार, है कि नहीं है? तो यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे आपको बता दिए गए हैं। रह गया बात, अगर किसी को अगर इसमें सवाल अगर समझ में नहीं आता है 3.5 का, तो आप एक बार जो है कमेंट में बता दीजिएगा कि किनको नहीं आता है, एक बार बता दीजिएगा कौन कौन सा सवाल। हालांकि इस चैप्टर में अब हम इस एक्सरसाइज में अब हम प्रवेश नहीं करेंगे अपनी तरफ से। अगर आपको लगता है तो बताइएगा, हम बनवा देंगे। रह गया बात 3.6 का। तो 3.6 में डायरेक्टली जो है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में तो आता नहीं है, तो पहले तो इसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में पहले बदलेंगे। काहे बदलेंगे? काहे कि ये जो है भिन्न के रूप में है, तो इसको भी हम बता देंगे आपको, ठीक है? तो यहाँ से सवाल बहुत कम पूछता है, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया तो इसको भी बना लेना है। और इसके बनाने की प्रक्रिया क्या है सुन लीजिए। इसको बनाने की प्रक्रिया हम सिर्फ एक सवाल का झलक दिखा देते हैं आपको कि कैसे बनेगा, बाकी सब वैसे ही बनेगा, सब का सब वैसे ही बनेगा, ठीक ना? देखिए सवाल है कि 1/2x प्लस 1/3y बराबर में 2। और फिर सवाल है समीकरण 2 1/3x प्लस 1/2y और बराबर में 13/6। सबसे पहला चीज़ कि अगर किसी को लगता है कि बटा पर का जोड़ घटाव बनाने से, अगर बटा पर का जोड़ घटाव बनाने से आपका सवाल हल हो जाएगा, तो मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, बनाना मुश्किल है, नहीं बन पाएगा। तो इसको बनाने की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले कि आपको इस समीकरण से संख्या को अलग कर लेना है और जो चर संख्या है उसको अलग कर लेना है, और देखना है कि क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 में उसी फॉर्म में चर है, तो मान लेना है उसको कुछ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं, देखिए निकलो, सुनिए, 1/2 और 1 के बटा में भी x भी है कि नहीं है? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1/2 है और गुना में 1/x है, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 1/3 है और गुना में 1/y है, और बराबर में कितना है? ठीक है, समीकरण 1। फिर यहाँ 1/3 है और गुना में 1/x है, प्लस यहाँ 1/2 है, गुना में यहाँ 1/y है, और यहाँ बराबर में 13 में कितना है? 6। बहुत बढ़िया। हमने समीकरण 1 को भी देखा, समीकरण 2 को भी देखा, दोनों जगह जो चर संख्या का जो फॉर्म हमने देखा 1 के बटा में है। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हम 1/x को मान लेते हैं p और 1/y को मान लेते हैं q। अब मजा आएगा। तो 1/2 का 1/2 और 1/x को क्या माने हैं? p। 1/x को क्या माने हैं? p। तो इसका मतलब ये हो गया प्लस 1/3 का 1/3 और 1/y को क्या माने हैं? q, और बराबर में 2 का 2। बहुत अच्छी बात है। जब आप इसको अच्छा से सहियारिएगा, अभी जो हम काम कर रहे हैं किसके लिए? समीकरण 3 के लिए। समीकरण 1 और 2 तो पहले से मौजूद है। सुनिएगा, p एक कम p और बटा में क्या हो जाएगा? 2। q एक कम q बटा में क्या हो जाएगा? 3 और बराबर में हो जाएगा। अब बटा पर का जोड़ बनाइए, 3 दूना के 6, 3p प्लस में क्या हो जाएगा? 2q और बराबर में हो जाएगा 2। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3p प्लस में 2q और बराबर में हो जाएगा 6 दूना के 12। समीकरण 3 हुआ कि नहीं हुआ?
आखिर हम इतना झोल झपट्टा काहे कर रहे हैं? काहे कि यहाँ वाले कंडीशन से तो बनेगा नहीं भैया, यहाँ वाले कंडीशन से हमको नॉर्मली इस रूप में ढालना है भाई। समझ में आ रहा है? जब मेरे पास P और Q का जब मेरे पास मान आ जाएगा, स्टोरेज की वजह से हम फिर से बोल रहे हैं कि मेरे मोबाइल में जो कंडीशन है बड़ा ख़राब है यार, तो वीडियो कट गया था। समीकरण 3 तक हम आप लोग को बता चुके हैं, देखें वहाँ तक बंद हो गया था अचानक से। अब समीकरण 4 हम कैसे बनाएं? तो यहाँ 1/3 का 1/3 और ऑलरेडी x 1/x को हम p मान चुके हैं तो p दे दिए। 1/2 का 1/2 और इसको 1/y को हम q मान चुके हैं। यहाँ से कैलकुलेशन किए तो p/3 प्लस में q/2 बराबर 13/6, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 13/6। अब यहाँ बटा पर का जोड़ बनाए तो एलसीएम हो गया 6, तो 6 से 6 कट गया, बच गया 2p प्लस में 3q बराबर में 13। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 3 को समीकरण 4 में किसी भी तरीके से इसको हल करना है, चाहे प्रतिस्थापन से, चाहे वज्रगुणन से, चाहे विलोपन से, किसी भी विधि से इसको हल कर लेना है। और करने के बाद उठा के यहाँ पटक देना। चूंकि हमने माना था, मान लो अभी हम इसका एग्जैक्ट आंसर हमको नहीं पता कि कितना आया है, ठीक है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि p का वैल्यू आ गया 2/3, मान लीजिए p का वैल्यू आ गया 2/3, या मान लीजिए p का वैल्यू आ गया 5। p का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? तो आप p के वैल्यू से x के वैल्यू में आप कैसे कन्वर्ट कीजिएगा? क्योंकि आपने माना था कि 1/x बराबर होता है p, तो 1/x बराबर होगा 5, तो x इसको गुना कीजिएगा तो x बराबर 1/5 नहीं हो जाएगा? तो आपका आंसर नहीं आ गया। मान लीजिए आपका q का वैल्यू आपका आ गया 7, या मान लीजिए ना कि 1/5 आ गया, या 1/7 आ गया, 1/7 आ गया, तो आपने 1/y को क्या माना था? q, तो 1/y बराबर हो जाएगा 1/7, तो y एक कम, y 7 एक कम। बस यही करना है। हम बता नहीं रहे, हम ये नहीं बता रहे कि इसी का आंसर है, हम बोले कि कुछ भी आएगा। तो अब इसके आगे हम क्या बनाए, आप बना के देख लीजिएगा खुद से, है कि नहीं है। तो यहाँ से लगभग सभी हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया। उसके आगे अगर आप देखना चाहते हैं तो एक है धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल जो चाल वाला है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है भाई। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये जो है सवाल महत्वपूर्ण है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और हम आपको समझा के इसको छोड़ देते हैं। सुनिए, जहाँ पे प्रतिकूल बोला है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, इसको दूरी बटा में समय वाले फॉर्मूला से इसको बैठा लीजिएगा। जैसे कि ऋतु बोला है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो आपसे क्या पूछा है कि स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो स्थिर जल में जो है तैरने की चाल मान लीजिए आप x और धारा की चाल मान लीजिए आप y, ये दोनों मान लेना है। और ऋतु के धारा के अनुकूल बोला है 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो जहाँ प्रतिकूल कहा है वहाँ माइनस रहेगा, जहाँ अनुकूल कहा है वहाँ प्लस रहेगा, ठीक है। धारा के साथ साथ, धारा के साथ ही साथ बहेगी। अरे हम समीकरण बना देते हैं, सुनिए, हम समीकरण में बना देते हैं। देखिए सुनिए क्या बोला है, स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो स्थिर जल में जो है ऋतु की चाल ज्ञात कीजिए। तो स्थिर जल में ऋतु का चाल मान लीजिए कि x किलोमीटर प्रति घंटा वो तैर पाती है, और धारा की चाल मान लीजिए, धारा की चाल, तो धारा की चाल मान लीजिए y किलोमीटर प्रति घंटा है ना जी। अब मेरी बात सुनो, धारा इधर की तरफ बह रही है, मान लो इधर की ओर बह रही है, ऋतु भी इन्हीं की ओर तैर रही है। तो जो दूरी जो तय होगा, जो दूरी तय होगा कैसे होगा, कितना होगा, जो भी होगा, तो जो ऋतु अपना पैर मार के जो अपना चाल से चलेगी वो अलग रहेगा, और जो धारा बह रही है वो फोर्स लगाएगा। तो मतलब कि अनुकूल के समय दोनों की चाल को जोड़ देंगे। बात को समझ गए, समझ गए। देखिए तो अब हम आपको बताते हैं कि धारा के अनुकूल ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब बोला है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर, यानी कि टाइम आपके पास दिया है 2 घंटा और दूरी आपके पास दिया है, डिस्टेंस आपके पास दिया है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर, तो देखो क्या होता है, सुनो मेरी बात ध्यान से। तो चाल बराबर होता है बाबू दूरी बटा में क्या होता है, समय होता है। तो मेरी बात को सुनो ध्यान से। तो ऋतु जो है ना धारा के अब की बार अनुकूल चल रही है, धारा के अनुकूल, तो अनुकूल में पहले तो ऋतु की चाल और प्लस में धारा की चाल, दोनों चाल जुड़ गया। तो अब चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा में समय, तो 20 और बटा में 2, तो दूरी है 20 और समय है 2 घंटा,
है ना जी। तो 2 से 10 बार में कट गया, इसलिए x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, चला 10, समीकरण 1। अब आ जाओ समीकरण 2 के पास। अब बोल रहा है ऋतु धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो धारा के प्रतिकूल माने, अरे ऋतु बेचारी कोशिश करेगी कि दौड़े, लेकिन धारा उसको ढकेल देगा। मेरी बात समझिए, आप इधर से एकदम स्पीड में आ रहे हैं, लेकिन ये आपको धसोड़ रहा है, तो आपकी स्पीड को तो कम ना कर दिया, तो धारा कितना कम होगा। तो ऋतु तो अपनी चाल से चली रही थी, बेचारी तैर रही थी, लेकिन धारा का चाल उसको माइनस में ले गया, और बराबर में फिर से वही ई है चाल, ई का है चाल, ई भी का था चाल, और बराबर दूरी बेटा में समय। तो इस बार दूरी 4 किलोमीटर तय करती है और 2 घंटे का समय, तो 2 दूना के 4 है ना। हो तो x माइनस वाई बराबर में क्या हो गया भैया 2, और ये हो गया समीकरण 2। क्या ये नहीं बन जाएगा, खत्म हो गया खेला। ये तो है सवाल। तो ये भी महत्वपूर्ण है भाई, हम एकदम बोलते हैं धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल वाला। तो हम आपके सामने समीकरण बना दिए हैं, आप जाके घर बना लीजिएगा इसको, और जो लोग ऑनलाइन हैं वो लोग ऑनलाइन बना लेगा। एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। तो यहाँ से एक्सरसाइज 3 से जितने भी महत्वपूर्ण पक्ष थे आपको हमने बता दिया, ग्राफ से लेके और भिन्न से लेके एज से लेके हर चीज़ आपको बता दिया है। किराए पर पुस्तक देने वाला वो भी बता चुके हैं हम आपको, और धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल। यहाँ से सवाल एकदम 100% है कि 7 से 8 नंबर का उठ जाएगा। अब हम आपसे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। सुनिए, हम हालांकि ऑब्जेक्टिव आज खोलने वाले नहीं थे, ऑब्जेक्टिव के लिए जो है रूटीन अलग बनाया गया है, लेकिन हम फिर भी आपको ऑब्जेक्टिव 2, 4, 6 बता देते हैं। सुनिए कैसे कैसे सवाल पूछेगा। देखिए हम आते हैं चैप्टर 3 में, है ना। चलिए चैप्टर 3 कहाँ है जी, ये रहा चैप्टर 3। देखिए क्या बोला है। सवाल नंबर 1, आपके पास अगर टारगेट का ऑब्जेक्टिव होगा तो आप लोग जो है पेज नंबर 181 ऑब्जेक्टिव नंबर 1 देखिएगा। तो बोला है x प्लस 2y प्लस में 3। बस हम जल्दी जल्दी में 3 से 4 सवाल को देखेंगे। हालांकि जब हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना, तो इतना स्पीड में ऑब्जेक्टिव कराएंगे कि आपको वीडियो जो है रोक रोक के देखना पड़ेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि जो है सवाल हम बहुत स्पीड में बनाएंगे, बहुत स्पीड में बनाएंगे, क्योंकि आपको भी ऐसे ही बनाना है एग्जाम में। देखिए हम कैसे बनाते हैं तुरंत। देखो पहला समीकरण है x प्लस में 2y प्लस में 3 बराबर में हो गया 0, और दूसरा समीकरण है 3x प्लस में हो गया 6y और प्लस में 9 बराबर में 0। चलो बराबर में 0। देखिए यहाँ कितना है जी 2y है ना। चलिए 2y। देखो अब सुनो, तुमसे पूछा है कि इसका कैसा हल होगा। अरे भैया यहाँ 1 यहाँ 3, तो 1 बटा में 3, यहाँ 2 यहाँ 6, तो 2 बटा में 6, 2 कम 2 2 तिहाई 6। अब यहाँ देखो यहाँ 3 और यहाँ 9, तो 3 कम 3 3 3 9, 1 बटा 3 1 बटा 3 1 बटा 3। अनेक हल। कै सेकंड लगा? 5 से 10 सेकंड, काम खत्म। तो फिर देखो फिर बोला है, बताइए कैसा है जी, संगत है कि असंगत है, रैखिक समीकरण युग्म विरोधी है कि आश्रित है कि अविरोधी है। अरे भाई ये सब सवाल है, सब एकदम धुआं धुआं उड़ा दो यार पूरा ऑब्जेक्टिव का। आप लोग जो है ऐसा कीजिए कि कोशिश कीजिए, हम बताते हैं, जो भी आपका सवाल है, जो भी आपका सवाल है टारगेट का, ठीक है ना, जो भी आपका सवाल है ऑब्जेक्टिव में, सब हमको लिख के जो है मैसेज कर दीजिए कमेंट में कि मेरा ये जो है एक ही बार में लिखिए, ऐसे लिखिए। देखिए हम बताते हैं, जब कमेंट कीजिए तो आप बताइए कि सर मेरा जो है चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर ऐसे ही इंक्लूड कीजिए। जैसे बताते हैं, मान लीजिए दूसरा, छठा, 8वां, 12वां, 24वां, ऐसे कमेंट कर दीजिए, हम आपको सब बता देंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग जिस धारा से चल रहे हैं, हम लोग कल से शुरू करेंगे समांतर श्रेणी शुरू करेंगे, अगला चैप्टर यानी कि चौथा चैप्टर, नहीं सॉरी द्विघात समीकरण। तो हम लोग कल द्विघात समीकरण देखेंगे। आप लोग बने रहिए इसी प्रकार से, हम आपको जो है बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, काम खत्म।